गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग इस क्लास में कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ के दो फॉर्म होते हैं, एक स्केलर फॉर्म और एक वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले हम डील करते हैं स्केलर फॉर्म को। मान लीजिए कि ये दो चार्ज है Q1 Q2 जो r डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो कूलम्ब लॉ कहता है कि दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स होगा, यानी फोर्स दोनों चार्ज पर होगा और बराबर होगा, तो दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स होगा वह उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। यानी दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई करके उसका मॉड ले लीजिए, यानी प्लस में रखिए। इसीलिए इसको दिए हैं कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the magnitude of product of two charges। ये तो हुआ चार्ज के बारे में। और देखिए दोनों के डिस्टेंस के बारे में क्या है। ये फोर्स जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज, जिसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसा लिखे। और ये दोनों को अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो लिख सकते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल को इक्वल करने के लिए हम एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हैं। ये k जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और डिपेंड करता है कि किस मीडियम में रखा हुआ है ये दोनों चार्ज। प्लस आपको फोर्स का यूनिट, चार्ज का यूनिट और आर के यूनिट पर भी डिपेंड करता है। यदि फोर्स, चार्ज और आर का यूनिट को हम ऐसा यूनिट में लेते हैं और वैक्यूम में मान लीजिए अगर चार्ज रखा हुआ है, तो उस केस में k का जो वैल्यू होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये होगा वैल्यू k का। अच्छा, इसमें देखिए मैंने कुछ अंडरलाइन किया है कि चार्ज कूलम्ब लॉ लगाने के लिए ये सब होना चाहिए, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। और ये देखिए फोर्स कैसे काम करता है। ऐसा नहीं कि इसका फोर्स उधर काम करता है, इसका फोर्स इधर काम करता है। फोर्स काम करता है एक्चुअली सेंटर ऑफ द टू चार्जेज को जो मिलाने वाला लाइन है उसी के अलोंग फोर्स काम करता है। इसीलिए उसको सेंट्रल फोर्स, कूलम्ब फोर्स इज ऑल्सो ए सेंट्रल फोर्स। इसीलिए इसको मैंने यहाँ आप लोगों का ध्यान दिलाने के लिए मार्क कर दिया है। हाँ, अब ये लीजिए थोड़ा इसका लिमिटेशंस भी देखिए। पहला तो वही पॉइंट है कि कूलम्ब जो लॉ एप्लीकेबल है वो बिटवीन स्टैटिक पॉइंट चार्जेज। और दूसरा है कि दिस लॉ इज ट्रू फॉर डिस्टेंसेज फ्रॉम 1 फेम्टोमीटर। एक फेम्टोमीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर, मतलब बहुत छोटा है। 1 फेम्टोमीटर टू एटलीस्ट सेवरल किलोमीटर। तो ये आपका लिमिटेशंस भी हो गया। मैं समझता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। और अब हम लोग कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। अब कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्म हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये ट्रायंगल वाला जो है वो तो उसे समझिए। मान लीजिए ये ओरिजिन O है
एक पॉइंट ए यहाँ है जहाँ पर मान लीजिए कि चार्ज Q1 रखेंगे, और दूसरा पॉइंट बी है जहाँ मान लीजिए चार्ज Q2 रखेंगे। इसका ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R1 है और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R2 है। तो ट्रायंगल रूल से हम लोग जो लिख सकते हैं इस वेक्टर एडिशन को, देखिए फोटो, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी, यही ट्रायंगल रूल है हम लोगों का। इससे हम ए बी निकालते हैं, वेक्टर ए बी, ए से बी की ओ, ये बराबर होगा ओ बी माइनस ओ ए, यानी वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 इक्वल टू, इसको लिखने का तरीका है R21। तो देखिए ए से बी की ओर होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है R21, यानी 1 से 2 की ओर। ए बी जो है वो 1 से 2 की ओर है, लेकिन ये R में लिखा, ऐसे लिखा जाता है R21, क्योंकि R2 माइनस R1 को R21 लिखते हैं। तो इसका मतलब समझिएगा सब जगह R के केस में ऐसा है, तो 1 से 2 की ओर। अच्छा, अब ये भी देखिए, वेक्टर ए बी इक्वल टू माइनस वेक्टर बी ए, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि इधर का वेक्टर माइनस साइन के साथ होगा। दैट इज ए बी को हम लोग R21 निकाले हैं, यानी R21 जो वेक्टर है वो इक्वल टू होगा माइनस R12 वेक्टर का, यानी बी ए क्या है 1 2, यानी 2 से 1 की ओर, यही समझिए ठीक से। अच्छा, अब थोड़ा उसका स्केलर फॉर्म भी आप देख लीजिए, ए बी इक्वल टू बी ए, माने स्केलर डायरेक्शन नहीं है, ए बी का जो लंबाई होगा वही बी ए का लंबाई होगा, इसलिए बिना वेक्टर का अगर स्केलर रूप में लिखे तो ए बी इक्वल टू बी ए। आर के रूप में लिखेंगे तो ए बी को R21 हम लिखते हैं और बी ए को R12 लिखते हैं, लेकिन उस पर कोई वेक्टर टेक्टर साइन नहीं देना है, इसीलिए यहाँ माइनस इस बार नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, ए बी का या बी ए का, खाली वेक्टर में उल्टा हो जाता है। अच्छा, अब जब वेक्टर मालूम है तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी भी निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग बी ए भी निकाल सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी को हम वही वेक्टर जो है उस पर एक टोपी पहना दीजिए एंगल वाला, ये हो गया यूनिट वेक्टर R21, यानी 1 से 2 की ओर। देखिए 1 से 2 की ओर यूनिट वेक्टर यहाँ पर हम दे सकते हैं। अच्छा, जो कि यहाँ दिया हुआ है। अच्छा, उसी तरह से यूनिट वेक्टर अलोंग बी ए, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर R12, यानी 2 से 1 की ओर, 4 नंबर 2 से 4 नंबर 1 की ओर। अच्छा, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि यूनिट वेक्टर R21 will be equal to minus यूनिट वेक्टर R12 2 से 1 की ओर। जैसा वेक्टर वही डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर निकाला जाता है वेक्टर डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसलिए यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर का ही डायरेक्शन होगा। अच्छा, उसी तरह से आप समझ सकते हैं R12 यूनिट वेक्टर इक्वल टू माइनस R21 यूनिट वेक्टर। ये पॉइंट इसको अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि यूनिट वेक्टर बड़ा कामयाब होगा डायरेक्शन जानने के लिए फोर्स का, इसीलिए इसका मैंने सोचा गया है इसके विषय में। अब देखिए फोर्स के बारे में,
मान लीजिए चार्ज Q1 यहाँ है, चार्ज Q2 है, यूनिट वेक्टर R21 इस डायरेक्शन में होगा और यूनिट वेक्टर R12 इस डायरेक्शन में होगा, जो हमने नियम बताया है। अच्छा, ये कंडीशन देखिए, यदि Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 हो, इसका मतलब पॉजिटिव, कहने का मतलब Q1 Q2 या तो पॉजिटिव दोनों हो या दोनों निगेटिव हो, तो ये कंडीशन ठीक है, एकदम Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0। उसी प्रकार इसमें एक प्लस हो, एक कोई माइनस हो, चाहे ये प्लस ये माइनस, चाहे ये माइनस वो प्लस, यानी दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो Q1 इंटू Q2 विल बी लेस देन 0, यानी निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि दो में से एक है निगेटिव एक है पॉजिटिव, तो हो जाएगा Q1 इंटू Q2 लेस देन 0, यानी निगेटिव होगा। इस केस में ये फोटो में निगेटिव होगा, और एक प्लस एक माइनस है तो फोर्स का डायरेक्शन इस तरह होगा, देख लीजिए। अच्छा, ये जो फोर्स का नोटेशन दिया गया है 1 2 की 2 1, उसको यहाँ समझाया गया है कि F12 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज Q1 एक्सर्टेड बाय चार्ज Q2, Q1 पर Q2 द्वारा डाला गया फोर्स को कहते हैं F12। F21 का मतलब Q2 पर Q1 द्वारा डाला गया फोर्स को कहते हैं F21। यही नोटेशन मतलब यूज किया जाता है। और इस सब के लिख देने के बाद वेक्टर इक्वेशन लिखा जाता है, वेक्टर F12 इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 बाय R12 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R12। उसी तरह F21 K Q1 इंटू Q2 R21 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R21। आप देखिए, ये जो लिखा गया है इक्वेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है ये दोनों फोटो से के हिसाब से। मैं आपको उसको बताता हूं कैसे। देखिए, पहला फोटो में F12 को देखिए, पहला फोटो में तो F12 जो है वह है K Q1 इंटू Q2 बाय R12 स्क्वायर। तो Q1 और Q2 तो पॉजिटिव है ही, उसका फोर्स होगा, यूनिट वेक्टर है R12, यानी 2 से 1 की ओर। आप देखिए ना, F12 2 से 1 की ओर है ना, ये देखिए। अच्छा, अब आइए F21 माने दूसरा पर चार्ज नंबर 2 पर एक्सर्टेड बाय चार्ज नंबर 1 फोर्स। तो देखिए, यहाँ जो है F21, आप ये यहाँ वाला फोर्स होगा F21। देखिए, इसमें Q1 इंटू Q2 हो जाएगा माइनस, क्योंकि इस फिगर में आपको Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 है, माइनस होगा। यानी ये वेक्टर में अगर माइनस साइन लगा देंगे यूनिट वेक्टर में, तो देखिए उलट जाएगा वेक्टर, यानी ये हो जाएगा, इस अगर माइनस साइन इसमें लगा देते हैं Q1 Q2 से जो माइनस आया, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर R12, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर R12। तो क्या हुआ, R12 यूनिट वेक्टर का मतलब 2 से 1 की ओर। तो आप देखिए फोटो में F21 जो है 2 से 1 की ओर है। तो आप हम 2 एग्जाम्पल बता दिए, यहाँ वाला और यहाँ वाला। उसी तरह आप सोच के यहाँ और यहाँ वाला भी निकाल सकते हैं। और देखिएगा कि ये दोनों वेक्टर इक्वेशन, ये दोनों फोटो, दोनों कंडीशन के लिए करेक्ट है। कंडीशन क्या है
Q1 into Q2 greater than 0 यानी रिपल्सिव फोर्स, Q1 into Q2 लेस देन 0 मतलब अट्रैक्टिव फोर्स। तो मैं समझता हूँ कि आप इसको ठीक से देख करके अगर एनालिसिस कीजिएगा इसी तरह जैसे मैंने बताया, तो आपको बिल्कुल सही आएगा कि ये वेक्टर इक्वेशन बिल्कुल सेटिस्फाई करता है वो दोनों फोटो को, दोनों कंडीशन के फोटो को। तो मैं समझता हूँ कि आप जो है इस बात को समझ गए होंगे, और अगर आप इसे लाइक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद आप इसको शेयर कर देंगे, उसके बाद सब्सक्राइब कर देंगे, और अगर बेल बटन आइकन को आप दबा देते हैं तो मेरा जो भी होगा ये वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के साथ पहुंचेगा। आप देख के अपना सारा तैयारी कर सकते हैं। कोई तरह का कंफ्यूजन हो कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको बताऊंगा। ओके, थैंक्स।